नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, उनके द्वारा मनुष्यों में या पौधों में कौन कौन से रोग उत्पन्न किए जाते हैं। और साथ साथ आज मैं ये भी बताऊंगा कि वैक्सीनेशन क्या होता है या टीकाकरण जिसे कहते हैं हम, वो क्या होता है। तो आज हम इन दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे आज हम। तो शुरू करते हैं ये टॉपिक। देखिए, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते या दिए जाते हैं उन सूक्ष्म जीवों द्वारा आदमियों को या मनुष्यों को, वो हम जानेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित तालिका में सूक्ष्म जीव से होने वाले सामान्य रोगों के नाम, उनके रोगाणुओं के नाम, संचरण के तरीके व बचाव के उपाय दिए गए हैं। नीचे देखिए, एक ये दी है, एक तालिका बनी हुई है, एक टेबल जैसा तालिका बना हुआ है। इसमें देखिए, यहाँ पे दिया है रोग का नाम। ये हो गया रोग का कारक। कारक मतलब किस कारण से ये रोग होता है। संचरण का तरीका, संचरण का मतलब ये रोग एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे पहुंचता है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान को कैसे हो जाता है, ये तरीका। और इनसे बचाव के क्या क्या उपाय हैं वो भी हम जानेंगे इसमें। चलिए पहले देखते हैं। ये देखिए लिखा है क्षय रोग। अब क्षय रोग किससे होता है? इसका जो कारण होता है वो होता है जीवाणु या बैक्टीरिया। इसका संचरण का तरीका क्या होता है, यानी किसके माध्यम से ये एक जगह से दूसरी जगह या एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकता है, तो वो माध्यम होता है इनका वायु। ये हवा के द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान को हो सकते हैं। अब देखिए दूसरा देखते हैं, खसरा। ये किससे होता है? विषाणु या वायरस जिसे कहते हैं हम। ये भी होता है वायु से। इसका जो संचरण का तरीका होता है वो वायु से ही होता है। फिर चिकन पॉक्स, ये भी होता है एक तरह का विषाणु से ही होता है ये। और ये वायु या सीधे संपर्क में, यानी अगर आप जिस इंसान को चिकन पॉक्स हुआ है, अगर आप उससे मिलते जुलते हैं तो आपको चिकन पॉक्स होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, या ये हवा के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ये देखते हैं पोलियो। पोलियो भी विषाणु है, एक तरह के विषाणु से ही पोलियो होता है। ये वायु या जल के द्वारा इनका संचरण हो सकता है या होता है। ठीक। अब इनसे बचाव के क्या तरीके हैं, ये देखिए। जो बचाव के उपाय हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है हम लोगों को। किसी रोग से लड़ने की अपेक्षा अगर हम उससे पहले ही बचाव कर लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए और उचित समय पर टीकाकरण करना चाहिए। देखिए, तो बचाव के यही तरीके हैं। क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, इन सब से अगर बचाव करना है तो इसका मतलब पहले से ही आप उसका टीकाकरण करा लीजिए। समय समय पर उसके रोकथाम की जो दवाइयाँ होती हैं वो लेते रहिए। चिकन पॉक्स के लिए भी दवाई आती है होम्योपैथ में, हमको लेना चाहिए, ज़रूरी है। पोलियो की वैक्सीनेशन, जो दवा हम पीते हैं 2 बूंद ज़िंदगी की कहते हैं ना, जो अभियान चलता है पोलियो वाला, तो वो पीना ज़रूरी है। 5 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को ज़रूर पीना चाहिए। खसरा हो गया, क्षय रोग हो गया, इन सब के रोकथाम के लिए भी टीकाकरण होता है। ठीक। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। टीकाकरण समय समय पर करा लेना चाहिए। जब जब उसका समय होता है, ये निर्धारित होता है कि टीकाकरण कब कब होता है, तो वो आप जब कराने जाएंगे या किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि कब कौन सा टीका कराया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हैजा रोग, ये होता है जीवाणु से। और फिर
इसका संचरण का तरीका होता है जल या भोजन। टाइफाइड ये भी जीवाणु से होता है, इसका संचरण होता है जल से। अब इससे बचाव का क्या तरीका है? व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण। देखिए, हैजा टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड तो पता ही होगा, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि टाइफाइड हो जाता है लोगों को। तो क्या होता है, उसमें बुखार चढ़ने लगता है, उतरता है, फिर तेज बुखार चढ़ता है, ऐसे होता है ना। तो देखिए, ये सब होते हैं जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं? गंदी जगहों से। जब आप अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं रखते हैं, अच्छे शुद्ध पानी नहीं पिएंगे, स्वच्छ खाना नहीं खाएंगे, तो यहाँ सबसे ये रोग आप लोग को हो सकता है, या किसी को भी हो सकता है। अगर वो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देगा तो वो इन रोगों से ग्रसित हो सकता है। आगे देखते हैं, हेपेटाइटिस ये होता है विषाणु से। संचरण का तरीका होता है इसका जल। जल के माध्यम से हेपेटाइटिस के जो विषाणु हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए जो बचाव का उपाय क्या है? उबले हुए जल का प्रयोग करें और टीकाकरण। तो हेपेटाइटिस बी का टीका आता है, हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना ज़रूरी होता है। और ये इसका कई डोज होते हैं, 1 2 3 कई डोज में लगता है। पहला डोज जो हेपेटाइटिस बी का लगता है वो बचपन में ही लगता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप समय समय पर टीकाकरण करा लेते हैं तो समझिए आप बहुत से रोगों से सुरक्षित हो जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते आगे की उम्र में आप उन जैसे पोलियो का ड्रॉप हम 5 साल तक पी लेते हैं, तो फिर उसके आगे हमें पोलियो होने का खतरा ही नहीं होता। कितना भी पोलियो का विषाणु हम पे हमला करे, अटैक करे, लेकिन हमको पोलियो नहीं होगा। तो इसलिए टीकाकरण, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होता है। आगे देखते हैं, मलेरिया ये किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। इसका एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने का जो संचरण तरीका होता है वो मच्छर होता है। ऐसे ही डेंगू का ये विषाणु से होता है, और जो मच्छर होते हैं उनके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ये विषाणु पहुंचता है। चिकनगुनिया ये भी विषाणु से होता है, और इसका जो भी कैरियर होता है वो भी मच्छर ही होता है। ठीक। अब मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब क्या है? ये सब भी बुखार का एक तरीका है। इसमें मतलब ये जो रोग हैं इनमें भी क्या होता है? बुखार आने लगता है। मलेरिया में भी बुखार आता है, डेंगू हो जाता है तो भी बुखार आता है। ठीक। बचाव के तरीके देख लीजिए। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोटोजोआ हो गए या ये जो विषाणु हैं इन रोगों के, ये मच्छर के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। तो इसलिए जब हम मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे तो हम मच्छर से बचे रहेंगे। जितना हो सके हमको मच्छरों से बचना रहे, तभी हम इन रोगों से बच सकते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि हम इन मच्छरों से बचें। मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र ना रहने दें कई दिनों तक। जैसे होता है ना, कहीं अगल बगल गड्ढा होता है या टायर पड़ा होता है या खाली बाल्टी होती है, पानी बरसता है तो उसमें पानी भरा रहता है और वैसे पड़ा रहता है। तो उन सब जगहों पे अगर कई दिनों तक वो पानी पड़ा रहेगा तो उसमें क्या होगा? मच्छर इकट्ठा हो जाएंगे, और फिर यही मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां वो फैलाएंगे। और अगर आप बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए? बीमार होने पर अच्छे चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए। जैसे ही आपको लगता है कि आपको बुखार आने लगा या उल्टी होने लगी, ऐसी थोड़ा से भी हल्का से भी अगर महसूस होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हाँ अभी हम एक दवाई खा लेते हैं ठीक हो जाएंगे ना। तुरंत पहले डॉक्टर के पास जाइए, वो जो दवा देता है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जापानी मस्तिष्क ज्वर, जापानी मस्तिष्क ज्वर ये होता है विषाणु से, मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। क्या होता है? इसमें भी मच्छरदानी का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। देखिए, एक्यूट, उसके बाद विषाणु से फैलता है, मच्छर और पानी, मच्छर और पानी दोनों के द्वारा ये फैलाए जाते हैं। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस नाम है इसका, पूरा नाम क्या है? एक्यूट इंसेफ्लाइटिस। ठीक।
और ये है जापानी मस्तिष्क ज्वर कहते हैं इसको। तो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस, विषाणु जीवाणु, मच्छर, पानी, ठीक, ये है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी, स्पाइरोकिट्स, ये सारे कारण हो जाते हैं ये एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के, ठीक। कारक हो जाते हैं जो फैलाने वाले, जिससे फैलता है, हवा, मच्छर, पानी, हवा एवं खाना, पान की सामग्री, ठीक। खान पान की जितनी भी सामग्री आप सोच सकते हैं, चाहे पानी हो गया, खाना हो गया, या हवा हवा भी जो होता है, इसके द्वारा, वायु के द्वारा भी हमारा ये जो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम है ये फैल सकता है, ठीक। बचाव के क्या तरीके हैं, मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी स्थान पर एकत्र ना रहने दें, ठीक। एक तो ये है। धान के खेतों में नीम की खली का प्रयोग करें। पानी के लिए पीने के लिए क्लोरीन युक्त पानी का प्रयोग करें। क्लोरीन युक्त जो पानी होता है वो शुद्ध क्या करता है, पानी में जो कीटाणु होते हैं वो कीटाणु मर जाते हैं, या फिर एक काम और कर सकते हैं, पानी हमको उबाल कर पीना चाहिए, ठीक। उससे भी जो पानी में कीटाणु होते हैं, नुकसानदायक कीटाणु, वो मर जाते हैं। बीमार होने पर अच्छे चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए और टीकाकरण भी जरूर कराना चाहिए। जैसे जापानी मस्तिष्क ज्वर का टीका आता है, उसका वैक्सीनेशन हमें कराना चाहिए। अगर जब हम वैक्सीनेशन कराए रहेंगे पहले से ही, तो इसके जो विषाणु हैं, वायरस हैं, वो हम पे अटैक कर ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह ये सूक्ष्म जीव जो हैं, जैसे विषाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब जो हैं, कवक हो गए, ये सब जो मनुष्य पे प्रभाव डालते हैं, कौन कौन सी बीमारियां देते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देखी। अब आते हैं पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। देखिए, पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये मनुष्य को तो रोगी बनाते ही बनाते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो पौधों को भी रोगी बना देते हैं। देखिए, जंतुओं की भांति पौधों में भी सूक्ष्मजीव द्वारा अनेक रोग हो जाते हैं। ऐसा पौधों के फफूंद द्वारा रोग में ग्रसित होने के कारण होता है। आपने अवश्य ही किसी न किसी रोगग्रस्त पौधे को देखा होगा। अधिकांश रोगों के कारक सूक्ष्मजीव होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, पेड़ों की पत्तियां ऑटोमेटिक कहीं उसमें दाने निकल आते हैं, कुछ पीले हो जाते हैं, सूखने लगते हैं, कहीं से कट जाते हैं, ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ देखा होगा कई पेड़ों में कि ऐसा कुछ होने लगता है। खासतौर से आम के पेड़ में अगर देखते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां खराब हो जाती हैं, कुछ हरी रहती हैं, ठीक। तो ऐसे ही देखते हैं कौन कौन से पेड़ में किस तरह के या किस सूक्ष्म जीव के कारण रोग होता है। देखिए, रोग का नाम और यहाँ पे सूक्ष्म जीव किस प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है जिससे ये रोग होता है। गेहूं की गेरुई, ये किससे होता है, कवक द्वारा होता है। फिर गेहूं का कंडुआ रोग, ये भी कवक के द्वारा होता है। नींबू का कैंकर रोग, ये जीवाणु के द्वारा होता है। आलू में वलय विलगन, रिंग राट ऑफ पोटैटो, इसको कहते हैं रिंग राट ऑफ पोटैटो, ये किससे होता है, जीवाणु द्वारा होता है। तंबाकू का मोजैक रोग, ये होता है विषाणु द्वारा। लीफ कर्ल ऑफ कुकरबिट, लौकी में होता है, ये विषाणु द्वारा होता है। तो ये देखिए, ये सूक्ष्म जीव हैं, कवक से, जीवाणु से, विषाणु से, ये सब पेड़ों पौधों पर भी अपना हमला करते हैं और पौधों को जो होता है नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, वो हमारे मानव जीवन पे भी प्रभाव डालते हैं और साथ साथ पेड़ पौधों पर भी प्रभाव डालते हैं या उनको रोगग्रस्त करते हैं। चलिए अब आते हैं टीकाकरण, या जिसको हम वैक्सीनेशन भी कहते हैं। टीकाकरण, आप लोगों ने सुना होगा टीकाकरण
कि टीकाकरण में जब नाम आता है तो यही हमारे दिमाग में आता है कि टीकाकरण का मतलब होता है कि इंजेक्शन लगवाना। हमारे दिमाग में अक्सर यही आता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टीकाकरण में हमेशा इंजेक्शन ही लगे। टीकाकरण का मतलब होता है कि जो दवा है, किसी भी रोग से लड़ने वाली जो दवा है वो हमारे शरीर में जानी चाहिए, चाहे वो मुंह के रास्ते से जाए, चाहे इंजेक्शन के द्वारा हमको दी जाए। ठीक, तो टीकाकरण किसी भी तरीके की हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंजेक्शन के द्वारा ही हमारे शरीर में पहुंचाई जा सकती है। देखिए, देखते हैं यहाँ पे टीकाकरण, या जिसको वैक्सीनेशन कहते हैं। टीकाकरण रोग से बचाव की एक विधि है। जब रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर का रक्त प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिका उससे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी बनाती है और उस रोगाणु को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षता हमारे शरीर में सदा बनी रहती है और रोगाणु से हमारी सुरक्षा करती है। इसी प्रकार टीका या वैक्सीन कार्य करता है। टीका द्वारा रोग का उपचार टीकाकरण कहलाता है। चेचक, क्षय रोग, हेपेटाइटिस, पोलियो आदि रोग को टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। अब देखिए, हमारे देश में राष्ट्रीय टीकाकरण की समय सारणी भी बनाई गई है। ये जो नीचे आप तालिका देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय टीकाकरण की तालिका है। अब राष्ट्रीय टीकाकरण जो नेशनल वैक्सीनेशन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? 16 मार्च हर साल को। हर साल 16 मार्च को ये दिन नेशनल वैक्सीनेशन डे या टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। इसको इम्यूनाइजेशन डे भी कहते हैं। ठीक, नेशनल वैक्सीनेशन डे या इम्यूनाइजेशन डे या राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। अब देखिए, ये होता क्या है? इसमें होता है कि जिस वायरस के कारण या जिस सूक्ष्म जीव के कारण कोई रोग होता है, जैसे मान लीजिए पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है, विषाणु से होता है। तो जो वायरस होता है, पोलियो का जो वायरस होता है, उसको निष्क्रिय करके या उसको पहले तो इतना कमज़ोर कर दिया जाता है कि वो हमारे शरीर पे जल्दी असर ना कर पाए। तो पहले उसको कमज़ोर कर देते हैं और उसका फिर दवा बना के हमको पिला दिया जाता है। तो उससे क्या होता है? हमारा शरीर ताकतवर रहता है, स्वस्थ रहता है, तो जो कमज़ोर वायरस को होता है वो मार देता है। तो उससे ये होता है कि उस वायरस को मारने का जो फार्मूला होता है ना, वो हमारा शरीर ऑटोमेटिक बना लेता है, वो तरीका तैयार कर लेता है कि अगर इस तरह का वायरस हमको मिलता है तो हम कैसे मारें। जैसे होता है ना कि अगर हमको a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला पता है तो उस तरह का कोई भी सवाल आता है तो हम हल कर लेंगे। तो इसी तरीके से होता है कि अगर हमारे शरीर को ये पता है कि ये वायरस को कैसे मारना है, तो आगे अगर उस तरह का वायरस फिर हमारे शरीर में आएगा तो हमारा शरीर अपने आप ही उसको मार देगा। इसी तरह ये वैक्सीनेशन काम करता है। तो पोलियो का वायरस कमज़ोर करके हमारे शरीर में डाल दिया जाता है या हमको पिला दिया जाता है। फिर क्या होता है, हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षी क्षमताएं हैं या जो हमारा शरीर है वो ऑटोमेटिक उसको मारने के लिए अपना फार्मूला तैयार कर लेता है, फिर उसको मार देता है। फिर दोबारा फिर इसीलिए कहते हैं ना, पोलियो की जो दवा है वो 5 साल तक पिलाई जाती है। एक बार पिलाते हैं तो हमारा शरीर थोड़ा तैयार हो जाता है, फिर अगली बार फिर पिलाते हैं तो हमारा शरीर और अच्छे से उस वायरस को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये टीकाकरण काम करता है। अब आते हैं ये तालिका पे। जो हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है उसमें कैसे कैसे टीका निर्धारित किए गए हैं कि कैसे कैसे लगवाना है या लगाया जाएगा। देखिए, यहाँ पे उम्र दिया गया है और यहाँ पे वैक्सीन का नाम दिया गया है। जब बच्चा पैदा होता है या जब जन्म होता है उसका, तो कौन कौन से टीका लगाया जाता है या जो ज़रूरी टीके हैं, उसमें पहला है BCG और OPV और हेमबी। हेमबी मतलब ये है
जन्म के समय की खुराक है। ये सब क्या है, जन्म के समय ही लगते हैं। और फिर जब बच्चा 6 सप्ताह का हो जाता है, 6 वीक का, तो फिर OPV -1 प्लस -1 का मतलब यहाँ पे OPV का एक डोज, -1 नहीं है, वो OPV जो वैक्सीन है उसका एक डोज, पहला डोज, और यहाँ पेंटावैलेंट का पहला डोज। ठीक, OPV का मतलब होता है ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। ठीक, ये जो OPV होता है इसी को कहते हैं ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। मतलब वो जो पोलियो वायरस पिलाया जाता है ना, सॉरी, पोलियो की वैक्सीन जो पिलाई जाती है, दवा 2 बूंद जिंदगी की, वही वाला OPV है। ठीक, उसी को कहते हैं OPV को, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। अब 10 सप्ताह का जब हो जाता है बच्चा, तो OPV का दूसरा डोज होता है और पेंटावैलेंट का भी दूसरा डोज होता है। फिर 14 सप्ताह का जब हो जाता है, तो OPV का तीसरा, पेंटावैलेंट का तीसरा, फिर IPV आता है। अब IPV, जैसे OPV हो गया ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, ऐसे IPV होता है इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। IPV का नाम है, ये जो IPV यहाँ पे लिखा है इसको कहते हैं इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। अब जब बच्चा 9 माह का हो जाता है, तो मीजल्स या खसरा कहते हैं जिसको, उसकी पहली खुराक होती है। फिर विटामिन A भी की भी पहली खुराक दी जाती है, और JE जिसको जापानी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं, उसकी भी पहली खुराक दी जाती है। फिर 16 से 24 माह का जब बच्चा हो जाता है, तो DPT बूस्टर, फिर OPV बूस्टर, मीजल्स की दूसरी खुराक दी जाती है, और JE की दूसरी खुराक दी जाती है। DPT में क्या क्या होता है, DPT में डिप्थीरिया और टिटनस, बर्टिसस, ठीक, ये होते हैं DPT। फिर 5 से 6 वर्ष का जब बच्चा होता है, तो DPT बूस्टर दिया जाता है। पहले तो DPT बूस्टर का पहला डोज होता है, फिर ये DPT बूस्टर 2, यानी 5 से 6 वर्ष पे DPT बूस्टर का दूसरा डोज दिया जाता है। 10 वर्ष पे TT लगाया जाता है। इसको बोलते हैं क्या, टिटनस टॉक्साइड। ठीक, टिटनस टॉक्साइड। फिर 16 वर्ष पे फिर TT दिया जाता है। तो ये हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण की समय सारणी है। इसी के हिसाब से जब बच्चा पैदा होता है और उससे लेके 16 वर्ष तक ये निर्धारित होता है कि इस समय पे ये टीका लगना इसके लिए ज़रूरी है। अगर ये टीकाकरण आप समय से करा लेते हैं, तो समझिए बच्चा स्वस्थ रहेगा बहुत दिनों। मतलब वो जो वायरस होंगे, वो वायरस उस बच्चे पे अटैक नहीं कर पाएंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ये हो गया हमारा नेशनल वैक्सीनेशन डे, जो 16 मार्च हर साल मनाया जाता है। 16 मार्च को हर साल मनाया जाता है। तो ये हो गया आपका टीकाकरण। तो ये दोनों टॉपिक आपके समाप्त हो गए। अब अगला पाठ या अगला जो टॉपिक होगा, वो अगली वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।